हेलो फ्रेंड्स, सारे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 17। बस आंटी, अल्लाह का करम है, इसने तौफीक भी दी और हिदायत भी, और आप जैसे अच्छे लोगों की मेहरबानी और दुआओं से ये उम्मीद घर कायम है। वो इंकिसारी से बोली तो इन्होंने कहा, इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह। आंटी, आप चाय पियेंगी या काफ़ी? जो तुम पिला दोगी पी लूँगी, वो मोहब्बत से बोली। मैं अभी मंगवाती हूँ। इसने इंटरकॉम पर मुलाजिम को काफ़ी और खाने के लिए कुछ लाने का कहा। फिर इनके पास बैठते हुए बोली, आंटी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। अब सोच रही हूँ कि पहले क्यों नहीं आ गई यहाँ। वो उसके रुखसार को छूते हुए बोली, यहाँ आपका घर है क्या? हाँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कराची में रहती हूँ। यहाँ तो एक आध बार आई हूँ। दरअसल हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ, इनकी बच्ची की शादी थी, इसलिए आना पड़ा। इन्होंने संजीदगी से बताया। रिजा को ये सफ़ेद रंगत वाली दराज कद उम्र दिलकश नकोश वाली खातून बहुत अच्छी लगी थी, और अब तो और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इनका ममता भरा लहजा और अंदाज़ उस अंदाज से बल रहा था। ऐसे में इसे अपनी मम्मा याद आ गई। जोसेफ खाने और लवाजमात ले आया था, वो इन्हें पेश कर रही थी। हाँ आंटी, याद आया। आपकी बहू भी तो उस दिन उस हस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में थी ना? क्या हुआ था? इसने याद आने पर पूछा तो वो कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखकर अफसरदगी से बोली, इंतकाल, बहू बच्चे दोने का। ओह, आई एम सॉरी आंटी, रियली सॉरी। रिजा को हकीकतन ये बात का बहुत सदमा हुआ था। शर्मिंदा होकर बोली, मैंने बेखबरी में आपके ज़ख्म ताज़ा कर दिए, सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, तकदीर पे किसी का इख्तियार नहीं है। वो गहरा सांस लेकर बोली, हेलो हेलो रिजा, कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम खातून। रिजवान ऑफिस में बड़े खुश से दाखिल हुए तो बोला, और मिसेस खान पर नज़र पड़ते ही ठक कर रह गया और फ़ौरन सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस खान ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ रजी, इनसे मिलो, ये मिसेस खान है, और आंटी ये रिजवान है, मेरे अच्छे दोस्त और कॉलीग। रिजा ने दोनों को आपस में तारुफ कराया तो मिसेस खान ने कहा, रिजवान, लेकिन आपने तो अभी कोई और नाम से पुकारा था इनको। आंटी, रिजवान इनका असल नाम है, लेकिन मैं इन्हें रज़ी कहती हूँ प्यार से। ये भी बताओ ना, रिजवान ने शरारत से कहा तो वो सुर्ख हो गई। रज़ी, रिजा ने इसे घूरा तो वो मिसेस खान हंस दी। ये तुम्हारे हाथ में मिठाई का डब्बा है ना? रिजा ने इसके हाथ में डब्बा देख कर पूछा। हाँ, बाज़ार से गुजर रहा तो वहाँ देखकर गरम गरम अमरतियाँ तली जा रही थीं, तो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद ली। वो डब्बा मेज़ पर रखते हुए बोला, आपको पता है कि मैं अमरती नहीं खाती, इसलिए तो लाया हूँ। वो शरारत से हंसा। आपको तो मैं बाद में पूछूंगी। वो मिसेस खान की मौजूदगी में इसे तुम नहीं कह रही थी, और इनके सामने इससे झगड़ा भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर आहिस्तगी से बोली तो वो हंस दिया। बहुत तंग करते हैं आपके दोस्त आपको। मिसेस खान ने मुस्कुराते हुए रिजा की तरफ देखा तो वो हंसकर बोली, नहीं तो, बहुत तो नहीं, लेकिन ज़रूर तंग ज़रूर करते हैं। तो ये सब तो दोस्ती में चलता ही रहता है आंटी। वैसे रिजवान बहुत अच्छे हैं, यूँ समझिए कि ये मेरे राइट हैंड हैं। इन्होंने इस इदारे को चलाने में मेरी बहुत मदद की है। इनके मशवरे, इनका ताउन और रहनुमाई ना होती तो शायद मैं अकेली रह जाती, ये इदारा ना चल सकता। बल्कि अब तो मैंने मुखर लोग भी यह इदारा चला रहे हैं। फिर भी रची, इनकी अहमियत से इनकार नहीं है। मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड केयरिंग फ्रेंड। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच दोस्ती के अलावा भी कोई और खूबसूरत रिश्ता मौजूद है। अगर ऐसा है तो आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, मिसेस खान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बातों से इन्हें मोहब्बत की महक जो महसूस हो रही थी। रिजा तो इनकी बात पर छटपटा गई। आपके मुंह में ये पूरा डब्बा मिठाई का? मेहरबान खातून, आप ही इन्हें समझाइए, मैं तो सहरा बांधने के लिए बेचैन हूँ। यही मेरी उम्मीद पर इनकार के कंकर बरसाती रहती हैं। रिजवान ने मौका मिलते ही अपना दुखड़ा बयान कर दिया
तो रिजा बुरी तरह नर्वस होने लगी। रिजवान को इसने खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। क्यों रिजा बेटा, जब आप रिजवान मियाँ से मोहब्बत करती हैं तो इनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मिसेस रिजवान ने इसके बालों को छेड़ते हुए प्यार से पूछा। जवाब दो, उस शौकी से बोला। तुम चुप करो, वो बड़बड़ाई। रिजा बेटा, मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, और आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। आप तो माशाल्लाह गैर में मोहब्बत बांट रही हैं। रिजवान मियाँ से क्या कह रहे हो जो इतनी भी मोहब्बत नहीं करती हैं आप? आंटी, आप भी किसकी बातों में आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। रिजा ने शर्म से बेहाल होते ही दिल में रिजवान को लौटाने को कहा तो वो हंस पर इसकी हालत से खूब होश उठा रहा था। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो इसने इन्हें मुरवतन भी कुछ देर मस्जिद रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि रिजवान से कुछ बैद नहीं था कि वो कोई और बात कह देता और इसे वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता। वो इन्हें बाहर तक छोड़ने आ गई। वापस आई तो वो सोफे पर टांग रखा बैठा मज़े से बालूशाही खा रहा था। पूरा डब्बा बालूशाही से भरा था। वो इसकी शरारत समझ गई और इसके हाथ मौजूद बालूशाही का आधा टुकड़ा ही छीन लिया। झूठे, मेरी पसंद की मिठाई अकेले बैठे खा रहे हो? तुम भी खाओ, मज़े उड़ाओ, पूरा डब्बा तुम्हारे लिए लाया हूँ, वो हंसकर बोला। इसने इसके हाथ से छीना हुआ बालूशाही मुंह में रख लिया। पूरा डब्बा तो मैं नहीं खाया जाएगा, इसमें से आधा तुम बच्चों में तकसीम कर दो, वो बालूशाही उठाते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। यानी आधा डब्बा तुम अकेली खा लोगी? जाहिर है, तुम इतनी मोहब्बत से लाए हो तो खाना तो पड़ेगा ही। इसने शर्मिंदा हुए बगैर मज़े से बालूशाही खाते हुए वो शरारत से बोला। रेजा डियर, लोग हमारी शादी की मिठाई खाने के मुंतज़िर हैं। हाँ कर दो और फिर देखो, पूरे शहर की मिठाई की दुकानों से बालूशाही उठवा लूँगा और सारे शहर में तकसीम कर दूँगा। ओह रज़ी, वो शर्मा कर हंस पड़ी। और ये तो मिसिस खान के सामने क्यों फिजूल बातें कर रहे थे? मुझे कितनी शर्म आ रही थी, इसलिए तो कर रहा था। कसम से तुम शर्माते हुए बहुत ही दिलरुबा हो जाती हो। तुम्हें तो मौका चाहिए पटरी से उतरने का, वो शर्मीली मुस्कान से दबाकर बोली। तो तुम सीधी तरह मेरी ट्रेन में सवार क्यों नहीं हो जाती ताकि मुझे पटरी से उतरना ही ना पड़े? वो हंसकर माना खेज लहजे में बोला। तुम कोई और बात नहीं कर सकते, ये एक बात तो अब तक तुम्हारी समझ शरीफ में आई नहीं, तो मैं और क्या बात करूं? वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला तो इसे हंसी आ गई। कभी कभी तुम इतने अच्छे और मासूम लगते हो कि तुम पे बेइख्तियार ही प्यार। वो बेध्यानी में बोल गई और जब उसे अपनी लफ्ज़ों की गहराई का एहसास हुआ तो बात अधूरी छोड़कर ज़बान होठों तले दबा ली। रिजवान के दिल की तो कली खुल गई थी। बात दिल की दिल में क्यों रख ली सनम, होठ क्यों बंद कर लिए इकरार से? आंखें जो पैगाम देती हैं मुझे छुप नहीं सकता तेरे इनकार से। रिजवान ने मुसव्वर होकर बेहद शरीर लहजे में ये इशारा पढ़ा तो वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। बाज आ जाओ रजी, वो नज़रें चुरा कर बोली तो हंस पड़ा इसकी हालत पर। अच्छा फिलहाल बाज आया, ये बताओ कि मिसिस खान को तुम जैसी जानती हो तो मैंने इन्हें पहली बार ही देखा है यहाँ। इसकी हालत पर रहम खाते हुए बात बदल कर पूछने लगा। वो पहली बार ही यहाँ आई थी आज। कितनी अच्छी खातून हैं, इन्हें देखकर मुझे अपनी मम्मा याद आ गई। वो भी बहुत ग्रेसफुल थी, इतने ही प्यार से बात करती थी। शायद सारी माएँ ही ऐसी ही होती हैं। कभी कभी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं। इतनी बहुत सी बातें होती हैं जो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी मम्मा से शेयर करूं। इनकी गोद में सर रख कर गर्दन भर की रवाज सुनाऊं, बचपन की तरह इनकी गोद में ही सर रखे के सो जाऊं। मैं अक्सर मम्मा से कहती थी कि मम्मा, मेरा कोई और बहन भाई क्यों नहीं है? मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। तो मम्मा कहती थी अल्लाह ने हमें एक ही बेटी दी है, इसलिए ताकि हम अपना सारा प्यार इसके नाम करते हैं, सारी मोहब्बतें अपनी बेटी को दे दें। हमारी बेटी की मोहब्बतों में कोई हिस्सेदार नहीं है। हमारा सारा प्यार हमारी रिजा का है, और रिजा मम्मा पापा के प्यार के होते हुए तन्हा और अकेली कैसे हो सकती है? रिजा के गिर्द तो लोगों का हुजूम होगा,
جو رجا سے پیار کریں گے رجا کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن تنہائی صرف ظاہری تو نہیں ہوتی رضی، باہر کا شور اندر کی خاموشی تو نہیں توڑ سکتا، باہر کی محفلیں اندر تو محفل نہیں سجا سکتی نا۔ وہ بہت سنجیدہ اور رنجیدہ لہجے میں بولی اور بولتی بولتی رک گئی۔ رضوان نے دیکھا اس کی جھیل سی گہری شفاف آنکھوں میں پانی اتر رہا ہے۔ وہ اس کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، محسوس کر سکتا تھا، اس لیے خود بھی دکھی ہو گیا۔ اے رونے کی نہیں ہو رہی؟ ہاں، رضوان نے اس کے سامنے میز پر بیٹھے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تو نہیں رو رہی، اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں روتا دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تم ہنستی مسکراتی رہو، یہی میری آرزو ہے، اور میں تمہارے اندر کی تنہائی اور خاموشی کو ختم کر سکتا ہوں، بشرطے تم عقل سے کام لو۔ تم اٹھو یہاں سے۔ پھر وہی بات شروع کر دی تم نے؟ اس نے فائل اٹھا کر اس کے بازو پر مار کر کہا تو وہ ہنستا ہوا میز سے اٹھ گیا۔ اسی وقت رجا کے موبائل پہ بیل بجی تو وہ جھنجھلا کر بولا، یار کیا مصیبت ہے، ایک تم کافی نہیں ہو جو یہ ظالم سماج بیچ میں بجنے لگتا ہے۔ جب میں تمہارے پاس آیا کروں نا تو یہ موبائل آف کر دیا کرو، میں اپنے اور تمہارے بیچ یہ گھنٹیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ رضی کیا ہو گیا ہے دوست، پاگل ہوئے ہو؟ چلو بیٹھو آرام سے، مجھے فون سننے دو۔ رجا نے اس کی حالت پر ہنس کر پیار سے کہا تو وہ بچوں کی سی خفدی سے دیکھتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ رجا نے مسکراتے ہوئے موبائل فون کان پر لگا لیا۔ ہیلو ہیلو رجا، کیسی ہو؟ دوسری جانب کاشف بول رہا تھا، مگر وہ آواز نہ پہچان سکی کیونکہ دھیان ابھی تک رضوان کی باتوں اور چہروں پر مرکوز تھا۔ کون؟ رجا، میں کاشف بول رہا ہوں۔ او کاشف، کیسے ہو تم؟ اور چچی جان، تایا ابو، تائی امی، عمیرہ، مہر کیسی ہیں؟ سب لوگ کیسے ہیں؟ رجا نے دوستانہ انداز میں پوچھا تو رضوان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سب ٹھیک ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ ہنس دی۔ رجا، سب کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا ہے، پلیز تم واپس لوٹ آؤ۔ امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، میں نے انہیں تمہارے لیے قائل کر لیا ہے، بلکہ ابو کی خواہش بھی ہے کہ تم اس گھر میں واپس آ جاؤ۔ نہیں کاشف، میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، چچی جان جہاں چاہتی ہیں تم وہاں شادی کر لو، وہ سنجیدگی سے بولی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کھڑکی طرف چلی گئی۔ رجا، ہم تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں کاشف، مجھے تم لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نے غلطی کی تھی، مجھے اس سے کہیں زیادہ سزا ملی ہے اور دی بھی گئی ہے، رہ گئی تلافی اور ازالے کی بات تو کاشف صاحب، بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ تھینک یو فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں، اس طرح آپ کو میری نئی اسٹوریز ملتی رہیں گی۔